Hello everyone, welcome to the lecture series of machine learning. In this video, we'll learn about ridge regression. So let's begin. So to understand what ridge regression is, first let's understand what do we mean by shrinkage. So in a previous video, जब हम discuss कर रहे थे about least square estimation method, तो हमने देखा था कि we have three alternatives जिनको हम use कर सकते हैं in order to best fit our data. तो वो तीन ऑल्टरनेटिव्स कौन कौन से थे? वन वॉज सबसेट सिलेक्शन, जिसमें हम कुछ सबसेट ऑफ फीचर्स को सेलेक्ट करते हैं. द सेकेंड वॉज श्रिंकेज मेथड्स एंड द थर्ड वॉज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन. अब सबसेट सिलेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं व्हेन वी वर डिस्कस अबाउट फीचर सिलेक्शन मेथड्स. Then we have also discussed about dimensionality reduction, which was done using the PCA that we have learned in our previous videos. Now in this video, we'll discuss about what do we mean by shrinkage methods. So क्या shrinkage methods होते हैं और क्यों हमें shrinkage methods की ज़रूरत पड़ी? The reason is कि multiple linear regression में जब हमारे पास बहुत सारे predictors होते हैं, so linear regression में तो कोई problem नहीं है जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही predictor variable होता है और उसके basis में हम अपने response variable की value को predict करते हैं, which was given by this equation. बट वेन वी कम टू द पार्ट ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, जहाँ पे हमारे बहुत सारे प्रिडिक्टर्स होते हैं और हर एक प्रिडिक्टर के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एक उसका प्रिडिक्टिंग कोएफिशिएंट होता है, विच वाज गिवन बाय दिस इक्वेशन बीटा नॉट प्लस बीटा 1x1 बीटा 2x2 सो ऑन. जितने भी नंबर ऑफ मेरे प्रिडिक्टर्स हैं, लेट्स से पी प्रिडिक्टर्स हैं, तो हम ये सबस्क्रिप्ट में ले लेते हैं पी यहाँ पे. Now, in multiple linear regression, when we have too many predictors, the model becomes unstable. So, small changes in data can cause huge changes in coefficients. तो जब हमारे पास बहुत सारे predictors involved है, तो हमारी prediction की जो accuracy है वो इतनी apt नहीं होगी. Why? क्योंकि बहुत सारे predictors involved है, हर एक predictor के साथ एक coefficient involved है, तो अगर data में हमारे कोई minor changes भी होते हैं, तो उसका impact इन coefficients पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो overall result है वो impact हो जाएगा. राइट. सो इसी की वजह से हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं अगर हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को हम यूज करें. वी हैव टू मेनी प्रिडिक्टर्स. द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट कैन अराइज इज दैट वी हैव टू मेनी प्रिडिक्टर्स इन्वॉल्व्ड ओवर हियर. टू मेनी प्रिडिक्टर्स. अब हो सकता है ड्यू टू दिस हमारी एक और न्यू प्रॉब्लम अराइज हो जाए, विच इज मल्टीकोलिनियरिटी. मल्टीकोलिनियरिटी का मतलब जहाँ पे प्रिडिक्टर्स आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है. तो अगर प्रिडिक्टर्स के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है, देन ऑल्सो द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ द प्रॉब्लम विल बी इम्पैक्टेड. मल्टीकोलिनियरिटी व्हेन प्रिडिक्टर्स कोरिलेटेड विद ईच अदर. राइट. तो अब इसके बेसिस पे जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या होगा? अगर ये सिनेरियो है तो द फर्स्ट प्रॉब्लम विल बी कि जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू हो जाएगी, उनकी कोएफिशिएंट्स बिकम वेरी लार्ज. द सेकेंड प्रॉब्लम दैट कैन अराइज इज ड्यू टू दिस जो मॉडल है वो मेरा ओवरफिट करना शुरू कर देगा. राइट. ओवरफिटिंग का क्या मतलब है? जब ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम उस ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा ले लेते हैं, जिसकी वजह से जब आप टेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपका रिजल्ट जो होता है वो इम्पैक्ट हो जाता है, एंड विच विल अल्टीमेटली लीड टू पुअर परफॉर्मेंस ऑन न्यू डेटा. राइट. तो इसी की वजह से, इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से हम आते हैं एक न्यू मेथड पे, विच इज श्रिंकेज, विच इज ऑल्सो नोन एज रेगुलराइजेशन. राइट. अब श्रिंकेज का काम क्या होता है? श्रिंकेज सिर्फ एक काम करता है, इट फोर्सेस कोएफिशिएंट्स टू बी स्मॉल, आइडियली क्लोज टू जीरो. सो क्या करता है श्रिंकेज? ये जो हमारे हर एक प्रिडिक्टर के साथ जो ये कोएफिशिएंट इन्वॉल्व होता है, इनकी वैल्यू को सबसे कम रखने की कोशिश करता है, सच दैट अगर वो जीरो पे भी पहुंच जाए, क्लोज टू जीरो बट नॉट एग्जैक्टली जीरो. श्रिंकेज में हम ये नहीं करते कि कोएफिशिएंट की वैल्यू को हमने जीरो कर दिया. जीरो कर देंगे तो क्या होगा? वो कॉरस्पॉन्डिंग प्रिडिक्टर तो आपकी इक्वेशन से हट ही जाएगा. राइट. तो हम प्रिडिक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोएफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू को क्लोज टू जीरो रखते हैं. दैट मीन्स उनकी वैल्यू को श्रिंक कर देते हैं.
राइट। नाउ इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर जैसे हम प्रीवियस मेथड में देखा था जहाँ पे हम सबसेट सिलेक्शन यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स को सेलेक्ट कर रहे थे एंड कुछ वेरिएबल्स को ड्रॉप कर रहे थे। सो इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग सम वेरिएबल्स एंड ड्रॉपिंग अदर्स जस्ट एज इन केस ऑफ सबसेट सिलेक्शन हेयर, वी कीप ऑल द प्रेडिक्टर्स बट वी पेनलाइज लार्ज कोएफिशिएंट्स। जिन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी उनको हम उसके अकॉर्डिंग पेनल्टी देंगे, राइट। जैसे नॉर्मल सिनेरियो में होता है जितना बड़ा क्राइम उतना ही बड़ा फाइन देना है, राइट। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा कोएफिशिएंट की वैल्यू उतनी पेनल्टी भरो, राइट। तो पेनल्टी भरने से क्या होगा, कोई भी कोएफिशिएंट जो होगा वो उतना लार्ज नहीं रहेगा, हर एक का जो इम्पैक्ट होगा जो ओवरऑल आपके रिस्पॉन्स वेरिएबल पे पड़ेगा वो इक्वलाइज हो जाएगा, ठीक है। सो दो टेक्निक्स हम देखते हैं श्रिंकेज करने के लिए। फर्स्ट टेक्निक होती है हमारी रिज रिग्रेशन और दूसरी टेक्निक होती है हमारी लासो रिग्रेशन। So in this video we learn what is ridge regression. Now before understanding what ridge regression is, सबसे पहले समझते हैं हमारा OLS क्या था। OLS जो हमने देखा था ordinary least square method, ordinary least square method। अब OLS में हमने क्या देखा था, जो हमारा ordinary least square का क्या ऑब्जेक्टिव होता था कि जो भी मेरा रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर है, हमने कैलकुलेट किया था रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर क्या था, जहाँ पे हम जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ y होती है उसमें से अपनी प्रिडिक्टेड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और उनका स्क्वायर कर लेते हैं। यही हम सारी जितने भी मेरी n ऑब्जर्वेशंस हैं सबके लिए करेंगे एंड अल्टीमेटली जो भी मेरा रिजल्ट आएगा वो होगा मेरा रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स। क्यों इस वैल्यू का हम स्क्वायर देखते हैं ये भी हमने देखा था, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर आपस में एक दूसरे को कैंसिल ना करें, राइट। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारी लॉस नहीं होनी चाहिए, दैट इज वाई हम यहाँ पे स्क्वायर करते थे। तो रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मेरा क्या होता था, yi माइनस yi कैप का स्क्वायर, जहाँ पे i वेरीज फ्रॉम लेट्स से 1 टू n। तो इसको जनरलाइज करके भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर मेरी i की वैल्यू है फ्रॉम 1 टू n, तो रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स अगर मैं इसको खोल दूं तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस y1 कैप का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 कैप का स्क्वायर, सो ऑन अप टू yn माइनस yn कैप का स्क्वायर। यही मेरा रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स होता था। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द लीनियर रिग्रेशन पार्ट। नाउ लीनियर रिग्रेशन की मेरी क्या इक्वेशन होती थी, लीनियर रिग्रेशन की मेरी इक्वेशन होती थी कि जो मेरी yi प्रिडिक्टेड वैल्यू है दैट इज इक्विवेलेंट टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x, जहाँ पे x क्या है, मेरा एक फीचर है। ये तो हो गया लीनियर रिग्रेशन के केस में। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता था, अगर मेरे पास मल्टीपल प्रिडिक्टर्स है तो हर एक प्रिडिक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एक कोएफिशिएंट ऐड हो जाएगा। लेट्स से x1 मेरा एक फीचर है, x2 मेरा दूसरा फीचर है, x3 मेरा थर्ड फीचर है, सो ऑन अप टू सम p जो मेरा एक न्यू फीचर है या प्रिडिक्टर है, राइट। अब अगर मैं सिर्फ एक प्रिडिक्टर की बात करूं, सपोज अगर हम ये लीनियर रिग्रेशन वाला केस देखते हैं, इस केस में क्या होगी, जो मेरा रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर है, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, y1 माइनस y1 कैप, राइट। इस y1 कैप को मैं इस वैल्यू से भी रिप्लेस कर सकती हूँ। ये क्या है, मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y तो है। तो इस इक्वेशन में इंस्टेड ऑफ राइटिंग y1 कैप जो आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू को डिनोट कर रहा है, हम इसको इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं बीटा नॉट बीटा 1 x से। तो वही करते हैं, let's write this as y1 minus beta naught minus beta 1x, right। ये हो गया मेरा लेट्स से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के केस में। देन y2 स्मॉल x ले लेते हैं इसको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को डिनोट करने के लिए। देन बीटा नॉट माइनस बीटा 1 x2 सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए। सो ऑन ये काम होता रहेगा जितनी नंबर ऑफ मेरी n ऑब्जर्वेशंस हैं, yn माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 लेट्स से xn का होल स्क्वायर, राइट। तो इसको अगर मैं जनरलाइज टर्म्स में लिखूं, सो कैन आई राइट इट लाइक दिस, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n yi माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1
एंड दिस कैन बी रिप्लेस विद एक्स आई, राइट। अगर हम नॉर्मल से इसको जनरलाइज करें हमने, ये है इन केस ऑफ ओनली वन प्रिडिक्टर जहाँ पे हमारा लीनियर रिग्रेशन यूज हो रहा है, राइट। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये क्या डिनोट कर रहा है, मेरे रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स ही डिनोट कर रहा है। बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग, पहले हम क्या लिख रहे थे, पूरा जनरल करके लिख रहे थे इसको, अब मैंने इंस्टेड ऑफ वाई आई क्या प्रिडिक्टेड वैल्यू की जगह मैंने इस इक्वेशन को ही लिख दिया। दैट इज द ओनली डिफरेंस, रेस्ट इज ऑल थिंग्स रिमेन सेम। अब ये तो है मेरा एक प्रिडिक्टर के केस में। लेट्स से मेरे नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स बढ़ जाते हैं, यानी कि अब हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे आ गए। लेट्स से ये वाला सिनेरियो है, बीटा 1 x1, बीटा 2 x2, बीटा 3 x3, सो ऑन अप टू बीटा p xp, राइट। तो एक इक्वेशन के केस में तो ये सिनेरियो था। अब अगर मेरे पास मल्टीपल प्रिडिक्टर्स हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपकी ये ओरिजिनल वैल्यू तो एज इट इज रही, माइनस बीटा नॉट, ये हो जाएगा मेरा लेट्स से बीटा 1 x11 माइनस बीटा 2 x बीटा 1 बीटा 2 x12 माइनस बीटा 3 x13, सो ऑन अप टू सम बीटा p x1p, यही हो जाएगा, राइट। इसको अगर हम सपोज लेट्स से कोई एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। सपोज मेरे पास कोई डेटा गिवन है जिसमें ये मेरी एक्चुअल वैल्यू ऑफ y गिवन है, ये मेरे कुछ प्रिडिक्टर्स हैं x1 x2 x3 सो ऑन अप टू सम xp प्रिडिक्टर, राइट। ये मेरी ऑब्जर्वेशंस है यहाँ पे। लेट्स से n की वैल्यू ले लेते हैं, n इक्वल्स टू 1 के लिए, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, 4 स्टूडेंट्स के लिए हमने ये डेटा लिया। एक्चुअल वैल्यू ऑफ y लेट्स से है मेरी 1 2 3 4, फीचर 1 के लिए मेरी वैल्यू है लेट्स से 2 4 6 8, फीचर 2 के लिए मेरी वैल्यू है लेट्स से 3 5 8 9, फीचर 3 के लिए लेट्स से मेरी वैल्यू है 4 6 9 10, सो ऑन अप टू सम फीचर p मेरी वैल्यू है 6 7 11 11, राइट। तो अगर मुझे ये मल्टीपल प्रिडिक्टर के केस में अपनी वैल्यू को कंप्यूट करना है, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स, तो हम कैसे करेंगे, हम कि इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो क्या इक्वेशन लिखेंगे हम, वाई आई जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है, लेट्स से सबसे पहले हम लिख रहे हैं y1 के लिए, y1 माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1, सबसे पहले मेरी ये वाली मेरी कौन सी वैल्यू हो गई, ऑब्जर्वेशन 1 के लिए कि फीचर 1 की वैल्यू है ये, राइट। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, x ऑब्जर्वेशन 1 फीचर 1 के लिए मेरी ये वैल्यू है। देन अब लिखते हैं बीटा 2 के लिए, माइनस बीटा 2 x ऑब्जर्वेशन 1 ही है बट फीचर 2, माइनस बीटा 3 ऑब्जर्वेशन 1 ही है फीचर 3 के लिए x13, सो ऑन ये चलता जाएगा अप टू बीटा p माइनस बीटा p x ऑब्जर्वेशन 1 ही है फीचर p के लिए विच इज दिस वैल्यू, राइट। यही हम करेंगे। ये मुझे सारी वैल्यूज मिली है फर्स्ट वाली रो के लिए, जब हमने ऑब्जर्वेशन i की वैल्यू 1 रखी है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए, देन यही सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए, देन यही थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए, देन यही फोर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, यही काम करेंगे। तो वही हमने एज इट इज यहाँ पे चीज लिखी है। ये अभी मैंने निकाला है व्हेन i की वैल्यू इज 1, ऐसी अब आप निकालोगे जब i की वैल्यू 2 होगी, जब i की वैल्यू 3 होगी, जब i की वैल्यू 4 होगी, राइट। तो क्या मैं इसको कंबाइन करके अपनी रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स इन केस ऑफ मल्टीपल प्रिडिक्टर्स हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एक प्रिडिक्टर के केस में तो ये है मेरी, तो ये तो सेम ही हो गया इतना पार्ट i इक्वल्स टू 1 से n तक, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को जो डिनोट कर रहा है। देन yi माइनस बीटा नॉट माइनस, अब यहाँ पे अगर मेरे पास मल्टीपल प्रिडिक्टर्स हैं तो क्या होगा, j इक्वल्स टू 1 से p तक बीटा j x i j का होल स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स इन केस ऑफ मल्टीपल प्रिडिक्टर्स, राइट। क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि ये तो आपकी, अगर मैं i की वैल्यू को 1 ले लेती हूँ खाली, y1 माइनस बीटा नॉट बीटा j x1j, फर्स्ट प्रिडिक्टर के लिए वैल्यू मुझे निकालनी होगी तो क्या होगा, बीटा 1 x11, देन नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स, इस सबसे पहले आप सारे फर्स्ट वाली रो के लिए कंबाइन करोगे जैसे हमने यहाँ पे देखा। देन आप सेकंड वाले पे आ जाओ, सेकंड वाली इक्वेशन अगर मुझे लिखनी है तो सेकंड वाले के लिए कैसे लिखेंगे, y2
सेकेंड ऑब्जर्वेशन की एक्चुअल वैल्यू ऑफ y विच इज दिस माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 देन x, ये वाली वैल्यू मेरी कौन सी है 2 1 वाली वैल्यू आ गई। देन बीटा 2 x, ये वाली वैल्यू कौन सी आ गई 2 2। देन ये वाली वैल्यू कौन सी आ गई बीटा 3 x 2 3 सो ऑन। इसी तरह ये सारी रोज के लिए चलता रहेगा। इसीलिए हमने फर्स्ट समेशन तो लगेगा आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए एंड सेकेंड समेशन लगेगा आपके नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स के लिए जब आपके पास मल्टीपल प्रिडिक्टर्स है, राइट। तो यही मेरा OLS का ऑब्जेक्टिव होता था ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड का कि सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स इन केस ऑफ मल्टीपल प्रिडिक्टर्स इज I equals to 1 to n yi minus beta naught माइनस समेशन j इक्वल्स टू 1 से p तक बीटा j x ij होल स्क्वायर। सो दिस इज माय ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर ऑब्जेक्टिव, जहां पे yi डिनोट कर रही है मेरी एक्चुअल वैल्यू को और ये वाला जो पार्ट है इतना पार्ट ये मेरी दे रहा है प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y और RSS है मेरा टोटल स्क्वायर्ड एरर। यही करते थे यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड है वो क्या कर रहा है, वो इन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू को फाइंड करता था, बीटा नॉट बीटा 1 बीटा 2 जितने भी नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स हैं आपके सबके लिए सबसे पहले ये कोएफिशिएंट्स की वैल्यू को फाइंड करता था। सो OLS यूज्ड टू फाइंड दीज प्रेडिक्शंस कोएफिशिएंट्स दैट मिनिमाइज माय प्रिडिक्शन एरर। OLS क्या करता है, OLS finds coefficients that minimize prediction error, राइट। नाउ यहाँ पे OLS इस चीज़ की परवाह नहीं करता कि मेरे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू कितनी बड़ी है, राइट। चाहे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू कितनी निकल के आए, बीटा नॉट बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, इन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली लार्ज भी है, लेट्स से 1000 10,000, देन OLS डज नॉट बॉदर, क्योंकि आइडियली तो जितनी लार्ज वैल्यू होगी उतना ही आपका रिजल्ट का जो इम्पैक्ट है वो और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, राइट। बट OLS डज नॉट केयर अबाउट दिस, उसको बस इनसे मतलब नहीं है कोएफिशिएंट्स की क्या वैल्यू आ रही है, उसको बस इससे मतलब है कि मुझे कोएफिशिएंट्स को फाइंड करना है, राइट। OLS डज नॉट केयर if coefficients become very large. नाउ इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि यहाँ पे OLS में हम कोएफिशिएंट्स के बारे में नहीं सोचते थे कि अगर उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी भी है, हम न्यू मेथड पे आए विच इज रिज रिग्रेशन। अब रिज रिग्रेशन क्या करता है, रिज रिग्रेशन क्या करता है, हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था इसको मॉडिफाई करता है स्लाइटली, मॉडिफाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कैसे मॉडिफाई करते हैं, क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये था मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन OLS का, इसको लिख लेते हैं सबसे पहले तो समेशन I इक्वल्स टू 1 से n तक yi माइनस बीटा नॉट माइनस समेशन j इक्वल्स टू 1 टू p बीटा j xij होल स्क्वायर। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम एक पेनल्टी या श्रिंकेज टर्म भी ऐड कर देते हैं। ये तो हमारा एज इट इज आ गया OLS वाला पार्ट में से, इसमें अब हम एक न्यू टर्म ऐड कर रहे हैं विच इज माई श्रिंकेज वैल्यू, या श्रिंकेज टर्म कह लो, रेगुलराइजेशन टर्म कह लो या पेनल्टी टर्म कह लो। अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है। j इक्वल्स टू 1 से p तक बीटा j स्क्वायर। सो बेसिकली क्या है, ये पार्ट तो है मेरा RSS रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, प्लस उसमें मैंने ऐड कर दिया ये पेनल्टी टर्म, j इक्वल्स टू 1 से p तक बीटा j स्क्वायर। सो बेसिकली जो मेरा RSS है वो तो हम यूज कर रहे हैं अपने डेटा को फिट करने के लिए, और जो मेरी ये श्रिंकेज टर्म है
जे इक्वल्स टू 1 टू पी बीटा जे स्क्वायर, ये है मेरी श्रिंकेज टर्म, या फिर इसको हम कह सकते हैं पेनल्टी टर्म। इसको हमने क्यों लिया है? ताकि हम कोएफिशिएंट्स की वैल्यू को छोटा ही रख सकें, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दें, टू कीप कोएफिशिएंट स्मॉल, राइट। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं इस टर्म को, पेनल्टी टर्म को एक्सपैंड करके लिखूं तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लैम्डा बीटा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा बीटा 2 स्क्वायर प्लस लैम्डा बीटा 3 स्क्वायर, सो ऑन अप टू लैम्डा बीटा पी स्क्वायर, राइट। इसी को हमने कंबाइन करके लिखा है इस लैम्डा जे इक्वल्स टू 1 से पी तक बीटा जे स्क्वायर। सो बेसिकली ये हमने पेनल्टी टर्म ऐड करी है, हमने एक कॉस्ट ऐड कर दी है फॉर आवर लार्ज कोएफिशिएंट। जिन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है उनको हम उसके अकॉर्डिंग पेनल्टी देंगे, राइट। अब पेनल्टी देने के लिए हम क्या होता है, हम इस लैम्डा की वैल्यू को डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे हमारी रोल ऑफ लैम्डा की वैल्यू, ये लैम्डा लेने का पर्पस ये है कि वो पेनल्टी डिसाइड करे, राइट। अगर कोएफिशिएंट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग हम लैम्डा की वैल्यू लेंगे, और अगर पेनल्टी जो कोएफिशिएंट्स की वैल्यू है छोटी है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी पेनल्टी को डिसाइड करेंगे, राइट। स्क्वायर हम किस लिए कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायरिंग से आपकी जो लार्ज वैल्यूज होंगी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी, दैट इज वाई वी आर डूइंग अ स्क्वेयरिंग ओवर हियर। अब यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि लैम्डा का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा को हम यहाँ पे ट्यूनिंग पैरामीटर भी कहते हैं, लैम्डा ऑल्सो नोन एज ट्यूनिंग पैरामीटर, राइट। अब सबसे पहले लेते हैं, अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू को 0 ले लिया तो क्या होगा। अगर आपने लैम्डा की वैल्यू को 0 ले लिया तो ये जो आपकी इक्वेशन है, इस लैम्डा की वैल्यू 0 लेने का मतलब ये जो सारा कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट, इसकी वैल्यू 0 हो गई। बचा क्या मेरे पास, आरएसएस वाली ही बचा। ये तो सेम हो गया जो हमारा ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड में था, राइट। तो अगर लैम्डा की वैल्यू 0 है फर्स्ट केस, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो मेरा रिज मॉडल है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड से, क्योंकि मेरे पास क्या बचा, सिर्फ इक्वेशन में मेरे पास ये आरएसएस वाली कंपोनेंट बचा, ये वैल्यू तो मेरी पूरी 0 हो चुकी है। सेकेंड सिनेरियो लेते हैं, अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू को छोटा लिया है, आई हैव टेकन स्मॉल लैम्डा वैल्यू, तो क्या होगा, ये लैम्डा की वैल्यू जितनी छोटी होगी दैट मीन्स मेरी श्रिंकेज उतनी कम है, पेनल्टी उतनी छोटी है। स्मॉल लैम्डा मीन्स स्लाइट श्रिंकेज। अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बड़ा ले लिया, लैम्डा की वैल्यू को आपने बहुत ज़्यादा बड़ा ले लिया, तो क्या होगा, जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी उतनी ये श्रिंकेज और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, राइट। पहले हम यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, उस स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी वैल्यू से, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू आ जाएगी ये, राइट। दैट मीन्स उस केस में ये क्या कर रहा है, हेवी श्रिंकेज। तो लार्ज लैम्डा डिनोट्स हेवी श्रिंकेज। श्रिंकेज एंड पेनल्टी मीन्स द सेम थिंग ओवर हियर। और अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू को क्लोज टू इन्फिनिटी ले लिया, दैट इज एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू, राइट, उस केस में क्या होगा, जितने भी मेरे कोएफिशिएंट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेट कर जाएंगे टूवर्ड जीरो। एग्जैक्टली जीरो नहीं होंगे बट अप्रॉक्सीमेट कर जाएंगे टूवर्ड जीरो। अगर आपने लैम्डा की वैल्यू को एक्सट्रीमली लार्ज ले लिया तो इन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू तो आपकी इतनी मैटर ही नहीं करेगी, राइट। तो उस केस में कोएफिशिएंट्स मेरे अप्रॉक्सीमेट कर जाएंगे टूवर्ड्स जीरो। इसको अगर हम किसी रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेट करें तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लेट्स इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है। अब हर एक सब्जेक्ट जो है वो तो इंडिकेट कर रहा है एक प्रिडिक्टर, जैसे मैथ, साइंस, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं ये मेरे प्रिडिक्टर्स हैं, राइट। और जो भी मेरा मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है वो लेट से मेरे कोएफिशिएंट्स हैं, राइट। तो जो मेरे बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2 ये वैल्यूज आती हैं, ये मेरे मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो अगर मैं ओएलएस माइंडसेट के हिसाब से चलूँ, ओएलएस माइंडसेट क्या कहता है, ओएलएस माइंडसेट कहता है ठीक है, आई विल फोकस एक्सट्रीमली हार्ड ऑन सम सब्जेक्ट्स एंड इग्नोर द बैलेंस। मैं कुछ सब्जेक्ट्स पे तो बहुत मेहनत करूंगा पर जो थोड़े बहुत रह गए उनको हम छोड़ देंगे, वो मेरे लिए इतना मैटर नहीं करते। ये तो होता है ओएलएस माइंडसेट, वर्क हार्ड ऑन सम सब्जेक्ट्स, इग्नोर बैलेंस। बट अगर मैं रिज माइंडसेट देखूं यहाँ पे,
रिज माइंडसेट क्या कहता है, मैं सारे सब्जेक्ट्स तो स्टडी करूंगा बट आई वॉन्ट ओवर फोकस ऑन जस्ट वन। मैं आई विल स्टडी ऑल द सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट्स को मैं टाइम दूंगा, बट मैं ये नहीं कि मैं सिर्फ एक पे मैं ज्यादा ध्यान दूं, ये काम नहीं करूंगा, राइट। आई विल स्टडी ऑल सब्जेक्ट्स but won't focus on just one, but won't over focus on just one. ये रिज माइंडसेट होता है। तो यही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओएलएस में तो क्या होता था, अगर मेरे कुछ कोएफिशिएंट्स की वैल्यू लार्ज भी आ गई तो सिर्फ वही मेरे फोकस में रहे, जिन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू छोटी थी उनका कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, तो उसकी वजह से हमारा एरर इंट्रोड्यूस हो रहा था। बट रिज रिग्रेशन के केस में क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं हम किसी एक को ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम किसी एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, हम सारे कोएफिशिएंट्स को बराबर की इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, राइट। सो इसकी वजह से क्या होगा, मेरी किसी डिपेंडेंस नहीं रहेगी ऑन जस्ट वन वेरिएबल्स और फ्यू ऑफ द वेरिएबल्स, मेरी सारे वेरिएबल्स के ऊपर इक्वल डिपेंडेंस रहेगी, राइट। सो रिज रिग्रेशन बेसिकली अवॉइड्स एक्सट्रीम डिपेंडेंस ऑन सिंगल वेरिएबल। अब इसको ग्राफिकली भी देखते हैं ग्राफ के थ्रू। तो अगर हम इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पे हमने लिया लैम्डा की वैल्यू एंड वाई एक्सिस पे लिया हमने कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट्स। अभी इस पे आगे आएंगे कि स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है। अभी के लिए हम जैसे ये समझ लेते हैं ये मेरे नॉर्मल कोएफिशिएंट्स हैं। नॉर्मल कोएफिशिएंट्स कौन से, β1, β2, β3 सो ऑन अप टू सम बीटा पी, जितने मेरे प्रिडिक्टर्स हैं वो कोएफिशिएंट्स यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे सपोज मेरे को 3 कोएफिशिएंट्स गिवन है, लेट्स से 1 इज लिमिट, सेकेंड इज रेटिंग एंड थर्ड इज द स्टूडेंट। नाउ अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे जब मेरी लैम्डा की वैल्यू 0 होगी, एट लैम्डा इक्वल्स टू 0, इसमें तो हमने देख लिया कि जो मेरे कोएफिशिएंट्स होते हैं रिज रिग्रेशन के केस में वो सेम होंगे जस्ट एज इन केस ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। जैसे जैसे मेरी लैम्डा की वैल्यू बढ़ते जा रही है, एज लैम्डा इंक्रीजेस, लैम्डा की वैल्यू जैसे इंक्रीज होती जा रही है, तो हम देख सकते हैं ये मेरे कोएफिशिएंट जैसे जैसे लैम्डा यहाँ से बढ़ता जा रहा है तो जो मेरे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे श्रिंक होती जा रही है, राइट। जैसे जैसे मेरी लैम्डा की वैल्यू बढ़ती गई कोएफिशिएंट्स की वैल्यू कम होते जा रही है, और एक पॉइंट ऐसा आया जब मेरी लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, विच इज़ दिस पॉइंट, जहाँ पे मेरी लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, तो ये वाले जितने भी मेरे कोएफिशिएंट्स हैं ये सारे अप्रॉक्सीमेट कर जाए टुवर्ड 0। सारे हम देख सकते हैं यहाँ की तरफ आए जा रहे हैं, दे आर अप्रॉक्सीमेटिंग टुवर्ड 0। 0 होंगे नहीं बट अप्रॉक्सीमेट कर जाएंगे टुवर्ड 0, राइट। तो यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू कम है मीन स्लाइट श्रिंकेज, कम पेनल्टी दो उन्हें, कोएफिशिएंट्स की वैल्यू को कम पेनल्टी दो। लैम्डा की वैल्यू बढ़ा दी मतलब कोएफिशिएंट्स को ज्यादा पेनल्टी दो, हेवी श्रिंकेज, राइट। स्मॉल लैम्डा स्लाइट श्रिंकेज, हेवी वैल्यू लार्ज श्रिंकेज, एंड एट वेरी लार्ज लैम्डा कोएफिशिएंट जो है दे अप्रॉक्सीमेट टू 0। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, लार्ज वैल्यू ऑफ लैम्डा, दैट मीन्स व्हेन इट अप्रॉक्सीमेट्स टू इन्फिनिटी द कोएफिशिएंट्स अप्रॉक्सीमेट टू 0। तो एक चीज हमें यहाँ पे नोट करनी है कि रिज रिग्रेशन के केस में कोएफिशिएंट्स कभी भी 0 नहीं होंगे। अगर 0 हो गया तो अल्टीमेटली बचेगा ही क्या आपके पास, जो आपकी इक्वेशन, अगर ये कोएफिशिएंट्स मेरे 0 हो गए, अगर इन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू को मैंने 0 कर दिया तो मेरे पास सिर्फ यही बचा, प्रिडिक्टेड वैल्यू सिर्फ विल बी इक्वल टू ओनली टू बीटा नॉट, राइट। तो हम ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पे रिज रिग्रेशन आपके कोएफिशिएंट्स को 0 कर देता है, वो उनकी वैल्यू डिपेंडिंग उन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू कितनी बड़ी या छोटी है उसके हिसाब से उनको श्रिंक कर देता है या उसके हिसाब से उनको पेनल्टी देता है। सो रिज नेवर मेक्स कोएफिशिएंट्स एग्जैक्टली 0। वेरिएबल्स को हम रिमूव नहीं करते, दे आर ओनली वीकेंड, उनके इम्पैक्ट को हम कम कर देते हैं। कि अगर कोएफिशिएंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप लैम्डा की वैल्यू ऐसी लो जिससे आपके उन वेरिएबल्स का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाए, वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करे आपके रिजल्ट को। सो वेरिएबल्स आर नॉट रिमूव्ड, दे आर ओनली वीकेंड। अब इसी से आता है हम एक और टर्मिनोलॉजी पे, जहाँ पे हम कहते हैं ये जो मेरा बीटा नॉट होता है ये क्या होता है, इसको हम इंटरसेप्ट भी कहते हैं। ये हमने स्टार्टिंग की वीडियो में भी देखा था व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। ये जो मेरा बीटा नॉट होता है
दिस इज माई इंटरसेप्ट बीटा नॉट प्लस बीटा 1x। सपोज मैंने लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन ली है, राइट। तो हम जितने भी बाकी के कोएफिशिएंट्स हैं उनको पेनलाइज कर रहे हैं। अगर हम इसकी वापस इक्वेशन पे जाएं रिज रिग्रेशन की, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम ये जो j की वैल्यू है ये 1 से स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम 1 टू प्रिडिक्टर p, राइट। बीटा बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4 सो ऑन अप टू बीटा p। बट बीटा नॉट को नहीं हम यहाँ पे पेनलाइज कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं बीटा नॉट को पेनलाइज? यानी कि जो इंटरसेप्ट टर्म है इसको हम क्यों नहीं पेनलाइज कर रहे हैं? वाई ओनली द रिमेनिंग कोएफिशिएंट्स आर बीइंग पेनलाइज्ड एंड नॉट द बीटा नॉट टर्म? नाउ टू आंसर दिस, क्यों हम इस इंटरसेप्ट वाली टर्म को पेनलाइज नहीं करते, उसके लिए हम एक कंसेप्ट देखते हैं विच इज द नल मॉडल कंसेप्ट। नल मॉडल कंसेप्ट का क्या मतलब है? जब मेरे लैम्डा की वैल्यू एक्सट्रीमली लार्ज होती है, व्हेन लैम्डा इज एक्सट्रीमली लार्ज, तो इस केस में क्या होगा? जब लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, जितने भी मेरे कोएफिशिएंट्स होंगे ऑल बीटा जेस विल अप्रॉक्सीमेट टू जीरो। ये अभी हमने ग्राफ से भी देखा है, जब लैम्डा बिकम्स एक्सट्रीमली लार्ज ऑल कोएफिशिएंट्स अप्रॉक्सीमेट टू जीरो। अब अगर सारे कोएफिशिएंट्स अप्रॉक्सीमेट कर गए टू जीरो, तो मेरा जो मॉडल है वो क्या होगा? प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y विल बी ओनली इक्वल टू बीटा नॉट, राइट। जो मेरी इंटरसेप्ट टर्म है इसको हम कहते हैं दी नल मॉडल। अब इस केस में क्या होगा? जब लैम्डा की वैल्यू एक्सट्रीमली लार्ज हो गई, कोएफिशिएंट्स अप्रॉक्सीमेट कर गए टू जीरो, तो यहाँ पे आई एम लेफ्ट विद नो प्रिडिक्टर्स। यहाँ पे मेरे कोई प्रिडिक्टर्स तो है नहीं, तो इस केस में जो मेरी बीटा नॉट की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं बीटा नॉट की वैल्यू इक्वल है आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y। और बीटा नॉट की वैल्यू हम क्या लेते हैं? यहाँ पे बीटा नॉट की वैल्यू हम लेते हैं मीन ऑफ y। जो भी मेरी एक्चुअल वैल्यू ऑफ y है उन सबका हमने मीन निकाल लिया, एंड दैट इज ओनली इक्विवेलेंट टू बीटा नॉट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, i इक्वल्स टू 1 से n तक मेरे जितनी भी एक्चुअल वैल्यू ऑफ y है उन सबको डिवाइड कर दो बाय n, वट एवर मीन यू गेट that is only equivalent to beta naught, and that is the predicted value of y as well. So इस केस में क्या हो जाता है? मेरा प्रिडिक्शन जो होगी that is equals to mean of response variable, राइट। सो इसीलिए हम इस इंटरसेप्ट वाली टर्म को पेनलाइज नहीं करते हैं, बिकॉज इसका इतना जितने भी फीचर्स हैं, वो जितने भी मेरे फीचर्स हैं रिमेनिंग फीचर्स हैं, उनका इम्पैक्ट इन बाकी के कोएफिशिएंट्स पे होता है। बीटा नॉट के साथ कोई भी टर्म एसोसिएटेड, कोई भी फीचर एसोसिएटेड नहीं होता है। तो क्योंकि कोई फीचर एसोसिएटेड नहीं होता है, इसलिए हम उसको उसके अकॉर्डिंग पेनलाइज नहीं करते, और बाकी के जितने भी मेरे कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको हम अकॉर्डिंगली पेनलाइज करते हैं। Now coming to the next important term in ridge regression is standardization. Now देखने समझने के लिए to what is standardization, let's first come to the question कि standardization होता क्या है, right? Now ordinary least square method जो हमने देखा था उसमें क्या होता है? ordinary least square method जो होता है वो मेरा scale invariant होता है। स्केल इनवेरिएंट का क्या मतलब है? अगर मैंने किसी प्रिडिक्टर वेरिएबल का जो यूनिट है वो चेंज कर दिया तो मेरी उससे प्रिडिक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक इफ वी चेंज द यूनिट ऑफ अ प्रिडिक्टर, द प्रिडिक्शन डज नॉट चेंज। टू अंडरस्टैंड दिस, सपोज को एग्जांपल लेते हैं। सपोज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड है, मैंने वहां पे लिया है इनकम इन डॉलर्स, इनकम को मैंने लिया है यूनिट एज डॉलर्स, राइट। इनकम इन डॉलर्स, दूसरा प्रेडिक्टर लेट से मैंने लिया इनकम इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, इसको हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया बाय 1000। अब OLS के केस में, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड के केस में क्या है? चाहे जो भी आपका प्रेडिक्टर हो, चाहे जो भी उसका यूनिट हो, जब आप इसके कोएफिशिएंट्स को कैलकुलेट करोगे, राइट, तो जो भी मेरे बीटा जे एक्स जे है उनका इनके इन यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपका यूनिट डॉलर में हो, चाहे सेंटीमीटर में हो, चाहे मीटर में हो, चाहे रुपये में हो, किसी कोई भी यूनिट हो, जहाँ OLS के केस में जो कोएफिशिएंट्स है उनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता या वो वेरी नहीं करते अकॉर्डिंग टू द यूनिट
of which on according to the unit of the predictor, right? So all my beta j xj remain the same irrespective कि मैंने कोई भी यूनिट लिया हो अपने प्रिडिक्टर वेरिएबल का, राइट? तो हम कह सकते हैं जो मेरा ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड है वो सेफ है विद रिस्पेक्ट टू स्केल, चाहे मेरा स्केल कोई भी हो, चाहे मेरा यूनिट कोई भी हो, किसी भी प्रिडिक्टर वेरिएबल का, वो सेफ है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बट रिज रिग्रेशन के केस में ऐसा नहीं है। रिज रिग्रेशन के केस में जो मेरा स्केल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिज रिग्रेशन इज नॉट स्केल इनवेरिएंट, राइट? अब क्योंकि रिज रिग्रेशन के केस में स्केल मेरा बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसीलिए यहां पे ये टर्म और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, विच इज स्टैंडर्डाइजेशन, राइट? हम कहते हैं ना हमें सब वैल्यूज को एक ही स्टैंडर्ड के हिसाब से देखना है, राइट? एक ही हमें यूनिट के हिसाब से उनको देखना है। तो वही मतलब है यहाँ पे ओएलएस के केस में इतना मैटर नहीं करता, रिज रिग्रेशन के केस में स्टैंडर्डाइजेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट? अब क्यों समझते हैं इसको कि क्यों स्टैंडर्डाइजेशन रिज रिग्रेशन के केस में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा रिज रिग्रेशन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? जो भी आपका रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर है उसमें हम ऐड कर रहे हैं ये पेनल्टी टर्म j इक्वल्स टू 1 से p तक बीटा स्क्वायर j, राइट? अब रिज जो है वो मेरे कोएफिशिएंट्स को पेनलाइज करता है। रिज पेनलाइजेस कोएफिशिएंट्स, राइट? कोएफिशिएंट्स को यहाँ पे पेनल्टी दे रहा है, प्रिडिक्टर्स को नहीं दे रहा। दिस वी नीड टू नोट, ओनली द कोएफिशिएंट्स आर बीइंग पेनलाइज्ड। बीटा j जो है मेरे सारे कोएफिशिएंट्स है, प्रिडिक्टर्स नहीं है। So Ridge penalizes the coefficients, not predictors directly, right? So this is important that we need to note over here, right? अब what happens अगर मेरे जो predictor variables हैं वो different scales पे हो। अब हम तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि Ridge जो है वो मेरे coefficients को ही तो penalize कर रहे हैं, predictors को तो penalize कर ही नहीं रहा। तो चाहे predictors का scale कुछ भी हो उसका कोई फर्क थोड़ा ना पड़ना चाहिए हमारी equation पे, बट फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? सपोज लेट्स से अगर मैंने predictors लिए with different scales, let's assume different predictors having different scales. Suppose अगर let's say मुझे predict करना है क्रेडिट कार्ड का बैलेंस using predict क्रेडिट कार्ड बैलेंस यूजिंग मेरे ये प्रिडिक्टर्स हैं और यहाँ पे मुझे उनका स्केल कह लो या वो दिया हुआ है कि उनकी रेंज क्या है। अब इनकम है मेरे पास, एक इनकम का स्केल है लेट्स से 20,000 से 1 लाख। देन क्रेडिट लिमिट मेरा दूसरा प्रिडिक्टर है, उसका स्केल है लेट्स से 1000 से लेके 50,000 तक। देन रेटिंग मेरा एक थर्ड प्रेडिक्टर है जिसका स्केल है लेट्स से 100 से लेके 900। और एज मेरा एक थर्ड स्केल है जिसका यूनिट है लेट्स से 80 से 70। अब जितने भी मेरी वेरिएबल्स, जितने भी मेरे प्रिडिक्टर्स हैं यहाँ पे, सबका जो स्केल है वो डिफरेंट है, राइट? एक का जा रहा है 20,000 से 1 लाख, एक का जा रहा है 1000 से 50,000, एक का जा रहा है 100 से 900, एक का जा रहा है सिर्फ 18 to 70। अब क्यों स्केलिंग यहाँ पे जरूरी हो जाती है इन टर्म्स ऑफ रिज रिग्रेशन? बिकॉज सपोज वाई स्केलिंग becomes necessary in ridge regression. सपोज मेरी जो इनकम है जो अभी हमने देखी, अब यहाँ पे मैंने यूनिट तो लिखा नहीं, सपोज मेरी जो इनकम है ये डॉलर्स में है, इनकम इज मेजर्ड इन डॉलर्स, राइट? अब हम चेंज करेंगे अपने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स को, देन वी चेंज इट टू थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स लेट्स से, क्योंकि ये इनकम मेरी डॉलर्स में है तो इसको इनके कंपैरिजन, अब डॉलर्स में है दैट मीन्स मुझे फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, है ना? तो लेट्स से हम थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ले लेते हैं, मतलब थोड़ा सा हमने यूनिट को छोटा कर दिया यहाँ पे। इनकम अगर मैं देखूँ, मुझे न्यू इनकम निकालनी है
मेरा प्रिडिक्टर वेरिएबल है लेट्स से इनकम, x इज माय प्रिडिक्टर वेरिएबल, मुझे इनकम निकालनी है। तो मेरी न्यू इनकम क्या हो गई, जो भी मेरी ओरिजिनल इनकम थी उसको मैंने 1000 से डिवाइड किया। क्यों डिवाइड करा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इनकम मेरी डॉलर्स में है, तो हमने इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट इन डॉलर्स मैंने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में उसे ले ली। दैट मीन्स आई डिवाइडेड इट बाय 1000, राइट। अब क्योंकि मेरी न्यू इनकम जो है, जो भी मेरी ओरिजिनल इनकम है उसको आपने 1000 से डिवाइड कर दिया, ये मेरी न्यू इनकम बन गई। अब प्रिडिक्शन तो मुझे सेम ही रखनी है, चाहे आप किसी से भी डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, प्रिडिक्शन तो मुझे सेम रखनी है। प्रिडिक्शन को सेम रखने के लिए जो मेरा इसका बीटा न्यू वेरिएबल होगा, यहाँ पे मैंने 1000 से डिवाइड करा है, तो अब मैं क्या करूँ, जो भी मेरा ओल्ड बीटा आएगा उसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट। जो भी मेरा एक्स इनकम थी मेरी डॉलर्स में थी, डॉलर्स में लेने के बजाय मैंने उसे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में ले लिया बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000। ये मेरी एक्स न्यू इनकम आ गई। अब इस एक्स न्यू इनकम के लिए जो भी मेरा कोएफिशिएंट होगा उसको भी सेम पैरामीटर पे रखने के लिए मैं उसको पुराने वाले कोएफिशिएंट में अगर मैं 1000 मल्टीप्लाई कर दूँ तो बात तो सेम ही हो गई, राइट। पहले यहाँ पे हमने 1000 से डिवाइड किया, यहाँ पे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो बैलेंस हो जाएगा। अब ये आ गई मेरी प्रिडिक्शन सेम रखने के लिए, मेरा आ गया बीटा न्यू, राइट। अब इस बीटा न्यू के बेसिस पे क्या होगी, मेरी पेनल्टी टर्म कैलकुलेट होगी, राइट। पेनल्टी टर्म बीटा स्क्वायर न्यू, तो हम बीटा कैसे कैलकुलेट होता है, 1000 इंटू बीटा ओल्ड। क्या करते हैं पेनल्टी टर्म कैलकुलेट करने के लिए, बीटा स्क्वायर, यही करते हैं ना। फॉर जे इक्वल्स टू लैम्डा बीटा जे स्क्वायर, जो भी जे की वैल्यू है फ्रॉम 1 टू p, राइट। ये मेरी पेनल्टी टर्म होती है। तो जो भी मेरी ओल्ड बीटा थी उसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरी न्यू बीटा आ गई, ये मेरी पेनल्टी टर्म आ गई, राइट। अब जब आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा और जब इसका स्क्वायर करा तो ये तो हाईली एक्सप्लोड ही हो गई वैल्यू। क्या हो गई वैल्यू, अब ये हो गई, राइट, विच इज अ वेरी वेरी हाई वैल्यू, राइट। तो पेनल्टी सडनली क्या हो गया, जो पेनल्टी मेरी पहले इतनी थी, पहले पेनल्टी क्या थी मेरी, सिर्फ बीटा स्क्वायर और सिर्फ बीटा ओल्ड का स्क्वायर, सिर्फ पहले इतनी पेनल्टी थी, अब मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया इस वैल्यू से, तो ये तो वैल्यू मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, राइट। तो क्या होगा इसके बेसिस पे, ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस, माय पेनल्टी एक्सप्लोड्स, उसकी वजह से क्या होगा, रिज मॉडल को लगेगा कि इसकी जो पेनल्टी वो कोएफिशिएंट की वैल्यू है ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है, दैट मीन्स उसके हिसाब से उसकी पेनल्टी देगा वो, राइट। रिज क्या करता है, यही तो करता है ना, जिन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू ज़्यादा है उसके हिसाब से उसको पेनल्टी देता है। तो रिज पनिश कर देगा इस वेरिएबल को मच एज कंपेयर टू रेस्ट, राइट। अब इवन दो यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे कोई गलती तो किसी की थी नहीं, यहाँ पे सिर्फ इनकम को हमने डॉलर में लेने के लिए हमने उसको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर से डिवाइड कर दिया, एंड देन सब कुछ इक्वलाइज करने के लिए हमने उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि कोई भी आपके कैलकुलेशन में फर्क नहीं आए। तो गलती तो यहाँ पे किसी की नहीं है, इन्फॉर्मेशन तो सेम ही है, बट इन्फॉर्मेशन सेम होने के बाद भी हमने एक वेरिएबल को बहुत ज़्यादा पेनल्टी दिलवा दी क्योंकि उसकी जो वैल्यू आ रही थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही थी कोएफिशिएंट की, राइट। तो even though the information content was same, even though the information content did not change, right। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज अनफेयर पेनलाइजेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनफेयरली एक टर्म को हमने ज्यादा पेनलाइज कर दिया जो कि उसकी कुछ गलती भी नहीं थी। अब रिज को तो ऐसा लगा, रिज मॉडल ने उसको पेनलाइज इसलिए किया, उसको लगा कि इस कोएफिशिएंट की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है तो इसको और ज्यादा श्रिंक कर दो, राइट, ताकि इसका इम्पैक्ट से आपकी ओवरऑल मॉडल की एक्यूरेसी जो है वो खराब ना हो। बट रियलिटी में क्या था, जो कोएफिशिएंट था वो तो इतना ह्यूज था ही नहीं, हमने सिर्फ उसके यूनिट को चेंज किया था। हमने क्या किया था यहाँ पे, हमने इसके यूनिट को डॉलर कर दिया था, इसकी वजह से सारे चेंजेस हुए, बट एक्चुअल जो वैल्यू है वहां पे तो कोई फर्क नहीं था, सिर्फ यूनिट चेंज हुआ था, राइट। तो इसी की वजह से हम यहाँ पे फॉलो करते हैं टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन।
राइट। तो अगर स्टैंडर्डाइज अगर हम नहीं करते तो क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगी? इफ वी डू नॉट स्टैंडर्डाइज देन वेरिएबल्स विद लार्ज स्केल्स, ऐसे वेरिएबल्स जिनका स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा इनकम का, विल गेट हाईली पेनलाइज्ड अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करते तो। वेरिएबल्स विद large scales get heavily penalized. Variables with small scales escape penalty. अब यहाँ पे यही तो हुआ, इनकम का आपका स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा था तो उसको इतनी ज़्यादा पेनल्टी मिल गई, बट अगर हम एज को देखें क्या इसको भी उतनी पेनल्टी मिलेगी जितनी इनकम को मिली? नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे इसका जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा छोटा है कंपेयर टू द स्केल ऑफ इनकम। तो यही प्रॉब्लम होगी अगर आप अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन का कंसेप्ट नहीं फॉलो करोगे इन योर मॉडल। इफ वी डू नॉट स्टैंडर्डाइज, को हेडिंग चेंज कर लेते हैं। If we do not standardize, then थर्ड प्रॉब्लम क्या होगा? अगर हम स्टैंडर्डाइज नहीं करते तो जो मेरा मॉडल होगा वो एक्सट्रीमली बायस हो जाएगा टूवर्ड्स यूनिट, बिकम्स बायस्ड towards unit choice, and fourth, interpretation becomes meaningless. सो यही सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगी अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करते हो अपने डेटा की। वेरिएबल जिनका स्केल बहुत ज़्यादा है उनको हैवी पेनल्टी मिल जाएगी, जैसे अभी हमने देखा। जिनका स्केल बहुत ज़्यादा छोटा है उनको पेनल्टी मिलेगी ही नहीं, हो सकता है उनके कोएफिशिएंट्स की वैल्यू फिर भी बड़ी हो बट इन वेरिएबल्स के कंपैरिजन में छोटी हो तो वो पेनल्टी से बच जाएंगे। मॉडल जो होगा वो मेरा एक्सट्रीमली बायस हो जाएगा यूनिट्स की टुवर्ड्स, राइट। जिनका यूनिट ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग उसकी बायसनेस हमारी रिफ्लेक्ट होती जाएगी, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ predictor variables becomes meaningless if you do not follow the concept of standardization. तो ये वही बात हो गई, अगर दो लोग हैं जिनका डेटा सेम है P1 P2, दो लोग हैं जिनका इनके पास सेम डेटा है बट जो डेटा है उसका यूनिट अलग अलग है, राइट। तो क्या होगा उसके लिए, क्या वो दो अलग अलग मॉडल यूज करेंगे? तो यही बात हो गई कि इसीलिए ज़रूरी होता है कि जो भी आप डेटा यूज़ कर रहे हो वो सेम ही स्टैंडर्डाइजेशन का कंसेप्ट फॉलो करे अक्रॉस ऑल दी सिनेरियोज। अब कैसे हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं अपने प्रेडिक्टर वेरिएबल्स की? वी फिक्स दिस बाय मेकिंग ऑल प्रेडिक्टर्स कंपेरेबल, राइट। स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी मेरा वेरिएबल है जिस भी प्रेडिक्टर के लिए, जिस भी ऑब्जर्वेशन के लिए, उस प्रेडिक्टर वेरिएबल में से आप पहले उसका मीन सब्ट्रैक्ट कर दो, देन उसको डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड डिविएशन से। तो वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस हमने ऑलरेडी देखा था, सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस विद द मीन, वो होता है मेरा वेरिएंस। और उस वेरिएंस का जब हम अंडर रूट ले लेते हैं तो वो बन जाता है मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन। xij माइनस xj। तो ये बन गया मेरा स्टैंडर्डाइजेशन करने का फॉर्मूला। हम क्या कर रहे हैं? हम सबसे पहले डेटा को सेंटर कर रहे हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द मीन, और मीन से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन से, राइट। तो बेसिकली अब जो आपका डेटा स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, तो जो स्टैंडर्डाइज डेटा होगा, क्योंकि डेटा मेरा सेंटर हुआ है तो सेंटर डेटा के बाद, सेंटर करने के बाद जो भी मीन होता है वो क्या होता है? 0 हो जाता है, एंड करने के बाद जो आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन होगी वो भी क्या हो जाएगी? 1। स्टैंडर्डाइज करने के बाद मेरे सारा डेटा अब सेम ही सिनेरियो पे आ गया, सारा वेरिएबल्स आपके कंपेरेबल है, तो नाउ द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 1।
So now every predictor is on same scale. So that is why standardization was very much necessary in case of ridge regression. So in the next video, we'll see why ridge regression has an upper hand over the least squares method. So this was all about this video. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.